पहले आपको ईंटें लगानी पड़ती है, उसके ऊपर परत में आपको सीमेंट लगानी पड़ती है, और सीमेंट लगाने के बाद एक सेंटर पॉइंट में आप चाहते हैं कि जितने भी स्लज है वो इकट्ठा हो, तो आप एक देख रहे होंगे कि बीच में एक डंडा लगा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो मेटल इसमें जो लोग लगाते हैं वो पहले एकदम बाएं हाथ में ऊपर जो आपको ये दिखाई देगा लोहे का एक छज्जा जैसा, तो इस छज्जे के छज्जा जो है आपको सपोर्ट करता है, और सपोर्ट करने के बाद अगर आप एकदम नीचे देखें कि वो मेटल शीट है, काफी मोटा मेटल शीट है, ताकि पानी का जो प्रेशर जनरेट होता है वो उसको सपोर्ट कर सके। और इस जो पानी है, पानी वो वहां तक पहुंचाने के लिए और उसके साथ साथ ऑक्सीजन देने के लिए आपको एरिएशन पंप्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो एकदम राइट हैंड साइड में आपको एरिएशन पंप दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमने ये जो जैसा पानी की भरावट ये है, और साथ में आप देख रहे हैं कि ऑक्सी ट्यूब्स लगे हुए हैं और एक तरफ पानी का फुहारा भी उसमें आ रहा है। तो ये पानी जो है जैसा आपको पिछले 3-4 दिन में बताया गया है कि आपको एक साथ नहीं भरना है, धीरे धीरे आपको भरना है। पहले 7 दिन कुछ, उस आधा, उसके बाद और 1/3, उसके बाद 1/3। और जब मछली आपको दूर से जब आती है तो उसको आपको सैनिटाइज करने की भी जरूरत है। तो सैनिटाइज आप ज्यादातर पोटेशियम परमैंगनेट से करते हैं। तो ये सब तो ठीक था। इसके बाद आप 2 स्लाइड्स स्किप करके जाएं, और नेक्स्ट स्लाइड। हमने इस चक्कर में कुछ गलतियां की, और मैं वो गलतियां आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ये संभव है कि आप भी ये गलतियां करें। हमने कई बार वहां आके और ये समझने के लिए कि यहाँ बिजली कितने घंटा रहती है। बिजली हमें बताया गया कि करीबन 16 से 18 घंटा रहती है। तो हमने ये माना कि 6 घंटा अगर नहीं रहती है तो ये 6 घंटा हम किसी तरह से ये गुजार सकते हैं। कैसे गुजारेंगे? अगर बिजली एक साथ 6 घंटा ना जाए, और अभी मान लीजिए 1 घंटे के लिए गया, उसके बाद 1 घंटे के लिए गया, तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। हमारे देश में एग्रीकल्चर जो पानी है वो सस्ता है, उसके लिए बिजली सस्ता है, मगर वो राजस्थान में इस प्रांत में करीबन 8 घंटा ही आती है। इसके बाद आपको सिंगल फेज का मशीन चलानी पड़ेगी। तो सिंगल फेज से आप पानी तो पंप नहीं कर सकते, मगर आप जरूर मतलब हमारा पंप उसके लायक नहीं था, मगर आप जरूर उसको एरिएशन दे सकते हैं। मगर क्या हुआ कि हमें ये बिजली 16 घंटे के बदले करीबन 10 घंटा मिलने लगी। तो 10 घंटा अगर मिलने लगी तो आपको इसमें फिर पावर सप्लाई देखना पड़ेगा, आपको जनरेटर लानी पड़ेगी, और जनरेटर से आप बायोफ्लॉक नहीं कर सकते। तो एक हमने जो गलती की शुरू में ये समझने में कि बिजली सप्लाई क्या होगी। हमारी समझ शायद जब ये हमने शुरू किया था तब ठीक था, मगर ये बाद में ये साबित नहीं हुआ। आंधी तूफान जब भी इंटीरियर में आता है तो वहाँ बिजली गोल हो जाती है, और अगर आप बिजली के लाइनमैन को भी रिश्वत देकर भी करते हैं तो उससे भी नहीं होता है। तो ये हमने एक गलती की। तो ये आप अगर कोई बायोफ्लॉक करना चाहते हैं, बार बार चेक कीजिए कि आपका बिजली कितने घंटा रहता है और क्या पैटर्न है। उत्तराखंड में करीबन 23 घंटा रहता है, मगर उत्तर प्रदेश में जैसा आप अगर सहारनपुर में है तो आपको वहाँ दिखाई देगा कि
12 घंटा 16 घंटा ऐसा ही गर्मियों के दिनों में रहता है। तो वहाँ ये आपका एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी आप कैसे जनरेट करोगे, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, ये गलती हमने नहीं की, ट्रेनिंग एट रॉन्ग प्लेस। ट्रेनिंग बायोफ्लॉक में अभी भरमार है। एकमात्र जो सही मुझे लगता है कि ट्रेनिंग है वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर ब्रैकिश एक्वाकल्चर, भुवनेश्वर और चेन्नई में है। तो अगर आप बायोफ्लॉक में सचमुच ही बहुत इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा जगह होगा। बाकी लोग यूट्यूब से सीखते हैं, और जो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टाइप के जो हो गए हैं उनसे आप बच के रहिए। तो ये ट्रेनिंग लेने से पहले ये पता करें कि ट्रेनर का क्या बैकग्राउंड है, उन्होंने क्या काम किया, क्या सर्टिफिकेशन है। दूसरा है कि आपको बहुत जगह ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनर खुद ही सामान बेचने की कोशिश करेगा। उससे भी आप थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि ट्रेनर आपको वही बताएगा, वही सामान देगा जो आपका जो उनका मतलब का है, शायद आपका भी मतलब का हो। मगर आपको ये तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आप क्या मेटल टैंक वाला चाहते हैं कि आप सीमेंट का टैंक चाहते हैं, आप या पॉन्ड लाइनर चाहते हैं, वो आपको तय करना होगा। वो ट्रेनर शायद आपको उसमें मदद नहीं कर सकता है। दूसरा, अगर आप उत्तर भारत में हैं तो आपको मछली का बीज मिलने का बहुत प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से लोग हटने के लिए ज्यादातर मेरे ख्याल से ये इससे शुरू करते हैं, मागुर से, हाइब्रिड मागुर से। हाइब्रिड मागुर हालांकि इलीगल है, मगर वो हम सब जानते हैं कि वाइडली अवेलेबल है और उससे मछली मरने का चांसेस बहुत कम रहती है, इसलिए लोग वो प्रैक्टिस करते हैं। मगर अगर आपको मछली खरीदना है, मछली का बीज खरीदना है, तो आप देख के खरीदिए। इसका सबसे बड़ा मार्केट अगर उत्तर भारत में और नॉर्थ ईस्ट के लिए वो नैहाटी बाजार है कलकत्ता में। इस बाजार से ये आता है। वह मछली में बीमारियां भी लगती है, और अगर ये बहुत दूर ट्रक से आ रही है तो बहुत स्ट्रेस भी होता है और मोर्टेलिटी भी बहुत ज्यादा होने के चांसेस है। तो अगर आपको ये लोकली 100-200 किलोमीटर के अंदर मिल जाता है और आप हैचरी में जा सकते हैं, तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे गौतम रॉय सर ने कार्बन सोर्स के बारे में बताया। कार्बन सोर्स से आप सभी लोग परिचित हैं, तो मैं वो नहीं दोहराऊंगा। मगर सिर्फ याद रखिए कि बायोफ्लॉक में एक ही साथ सब कुछ करना सही नहीं है। अगर आप कार्बन सोर्स मिला रहे हैं तो धीरे धीरे मिलाइए, क्योंकि आपको वाटर पैरामीटर ऑलवेज आपको चेक करने की जरूरत है। टैंक में बहुत सारा मैंने देखा है कि सीधा पानी डालते हैं और उसके ऊपर मछली छोड़ देते हैं। वो गलत है, क्योंकि पहले आपको टैंक ठीक से साफ करना होगा, उसको भी पोटेशियम परमैंगनेट या दूसरे इससे इंसुलेट सैनिटाइज करना होगा। उसके बाद आप धीरे धीरे उसका वाटर प्रिपरेशन करेंगे। कुछ लोग आयोडाइज सॉल्ट भी इस्तेमाल करते हैं पानी में। आयोडाइज सॉल्ट मछली के लिए सही नहीं है, वो उसका छाला पड़ जाता है। भारत में ज्यादातर गॉइटर को रोकने के लिए सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट में आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए रॉक सॉल्ट इस्तेमाल करना बेहतर है। रॉक सॉल्ट में भी हमने मेरोली बाजार दिल्ली में देखा है कि उसमें भी आयोडाइज वो करते हैं, तो उससे आपको पहले चेक करना होगा। एक तरीका है आयोडाइज कम करने के लिए, उसको आप पानी से पहले धो लीजिए। ट्रांसपोर्ट, अगर मान लीजिए कलकत्ता से आपका सामान हरियाणा आ रहा है या दिल्ली आ रहा है, तो आपका 3 दिन मान के चलिए, 3-4 दिन। तो इस समय मछली को एक ही जगह बंद रहने से काफी परेशानी होती है।
कुछ लोग मछली जो हाई वैल्यू मछली है वो बाय ईयर मंगाते हैं, पर बाय ईयर में भी आपको वो स्ट्रेस होता है। इसलिए स्ट्रेस अगर होने के लिए कम करने के लिए आपको एक तो वो पैकिंग किस सोर्स से आप ले रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर आप एक ट्रक से मंगा रहे हैं, मतलब 25,000 मछली मंगा रहे हैं या उससे ज्यादा, तो ये बुरा नहीं है कि उसके साथ एक बंदा भी साथ हो जो उसको मछली आता है, समझ में आता है। मछली लाने के बाद आपको वो हॉस्पिटल टैंक में सैनिटाइज करके रखना होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर किसी का कोई सवाल हो तो मुझे जरूर पूछें। मेरे जो दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स है वो भी शायद उसके आंसर दे सकते हैं। सर जी हेलो। या सर, ये सैनिटाइजर का जो आप बोल रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ये इसके अलावा कोई नेचुरल मतलब सैनिटाइजर है, जैसे कि आप ये सुन रहा हूँ हल्दी नमक वगैरह वगैरह, तो ये सुटेबल रहेगा या पोटेशियम परमैंगनेट ही बेटर रहेगा सर? देखिए, मैं भी आपके जैसा नौसिखिया हूँ, तो मैं सिर्फ पोटेशियम परमैंगनेट पे विश्वास करता हूँ, मगर बहुत सारे दूसरे लोग जैसा हल्दी वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, मगर उसके लिए जिस तरह की उस्तादी की जरूरत है वो मुझ में नहीं है। So I would rather admit my limitations rather than tell you this can also be done. Okay, sir. Okay. Okay. Yeah. So we have already हम लोगों ने बात की है कि अगर आप मछली डाल रहे हैं सैनिटेशन के बिना तो वो सही नहीं है, क्योंकि मछली जब ट्रांसपोर्ट में आती है तो वो जख्म भी होती है, खासकर जिसके कांटे होते हैं, द फिन्स। सो इसलिए वो जख्मी मछली को आपको अलग रखना होगा और सभी मछलियों को आपको सैनिटाइज करने की जरूरत है। कुछ लोग काफी एंटीबायोटिक्स भी डालते हैं मछली में। हमारे देश में मैलाचाइट ग्रीन उसमें से एक प्रमुख है। मैलाचाइट ग्रीन हालांकि बैन है, तो मछली जो है वो ये एंटीबायोटिक्स अपना बॉडी में लेती है और बॉडी में लेने के बाद कुछ मछलियां आपका स्वस्थ हो जाएंगे, मगर वो फिर आपके कस्टमर को असर पड़ेगा। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट इसमें हिंदुस्तान के काफी मछलियां रिजेक्ट होती है। बायोफ्लॉक में ज्यादा मेडिसिन डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप पानी को अच्छी तरह से, उसके क्वालिटी को अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं। और शायद ये आपका मार्केटिंग पॉइंट भी हो सकता है कि आपका मछली जो है वो ऑर्गेनिक है, क्योंकि उसमें कोई एंटीबायोटिक्स आपने नहीं डाले हैं। हमने नाइट्रेट और नाइट्रेट के बारे में और फर्मेंटेड ऑर्गेनिक कार्बन ऑर्गेनिक के बारे में तो बात हो गई है पिछले 2 दिन में, सो वो मैं नहीं दोहराऊंगा। मगर मैं नंबर 12 पे आता हूँ कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि छोटे टैंक बना लेते हैं। 10-10 हजार लीटर अभी बहुत पॉपुलर है, 5,000 लीटर भी पॉपुलर है, और एक टैंक लगा देते हैं, उससे हमारा काम चल जाएगा। जनाब, आप बायोफ्लॉक जो है ये छोटे आदमियों के लिए नहीं है, और आप छोटे टैंक से कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। जितनी आपके टैंक का साइज कम होगा उतना ही मछली को तैरने का जगह कम मिलेगी, और अगर मछली तैर नहीं सकती है तो वो खुश नहीं रहेगी और उसकी ग्रोथ आपका कम होगा। क्या टैंक साइज होना चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारा राय है। मेरा अपना मानना है कि करीबन 30,000 लीटर का टैंक होना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मगर आप चाहे तो 30,000 से मत शुरू कीजिए, आप 10,000 से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो 10,000 का टैंक जो है आपका बाद में हॉस्पिटल टैंक के रूप में साबित हो सकता है। नंबर 13 में हम बात करते हैं कि जो मछली जो जहां आपका टैंक बैठेगा वो सीमेंट का हो या आपका टीन का हो, तो उसके नीचे का जो धरातल है वो सॉलिड होना चाहिए।
अगर वो कमजोर है तो वहां वो धंस जाएगी, और धंसने के बाद या तो आपका प्लास्टिक टूट जाएगा या उसमें आपका जो स्लज है वो इकट्ठा होने लगेगा, और वो फिर आप उसे हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपको फिजिकली हटाना पड़ेगा। तो ये एक दूसरा समस्या है। कहीं कहीं पानी जो है ओवरहेड टैंक से आता है या अंडरग्राउंड टैंक से, तो इसमें पानी का प्रदूषित होने का ज्यादा चांसेस है। सबसे अच्छा है कि अगर आपका बोरवेल का टैंक है तो उससे, बोरवेल है तो आप उससे सीधा अपने टैंक में पानी ले जाए, तो उसमें कम चांसेस है पोल्यूशन का, बशर्ते कि आपका बोरवेल का पानी सही हो। तो अभी तक हमने जो बात किया तो 3 मुख्य चीजें हैं। एक है कि सही बीज होना, जो मछली का बीज हो वो सही हो। दूसरा है कि वो स्वस्थ हो। दूसरा है कि जो पानी हो वो ठीक ठाक हो। तो पानी अगर उसमें ज्यादा आयरन है या वो बहुत खारा है या एसिडिक और अल्कलिनिटी बहुत ज्यादा हो, तो वो आपके लिए बायोफ्लॉक के लिए सही नहीं है। नॉर्मली 7 आइडियल माना जाता है पीएच लेवल, उससे आप कम 6.8 से आप 7.6 के बीच अगर रहते हैं आपका पीएच, तो वो ज्यादा है, अच्छा है। तो ये आप बिजनेस शुरू करने से पहले ही देख लीजिए कि आपका पानी इसके लिए उपयुक्त है कि नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर हेलो जी। सर एक क्वेश्चन था सर। एक्चुअली आपने बताया था कि लास्ट सेशन में हुआ था नाइट्रेट के बारे में, लेकिन थोड़ी और जानकारी चाहिए थी सर नाइट्रेट के बारे में। नाइट्रोजन सर्कल हेलो सर जी। नाइट्रोजन सर्कल और ये नाइट्रेट इसके साथ मतलब जो हमारे ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है इसके साथ इनका क्या रिलेशन है, मतलब रिलेशन है, इसके बारे में जानना चाहिए सर, जानकारी चाहिए। ये कल हमारे साथ शायद वो है क्या, अफरीन सर, डॉक्टर अफरीन जी आप हैं इसमें? है सर वो। हाँ, तो वो बताना चाहेंगी? हेलो या साहिबा अफरीन जी, नाइट्रेट और नाइट्रेट उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उसका साइकिल क्या है? साइकिल क्या रहेगा, और ये ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया के लिए ये नाइट्रेट और नाइट्रेट का क्या इम्पोर्टेंट रोल है सर, इसके बारे में जानकारी चाहिए। कल मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसके बारे में सब कुछ। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 15 स्टॉकिंग डेंसिटी कितना होना चाहिए? मान लीजिए आप कोई मछली पालते हैं, तो आपको 10,000 लीटर में आपको कितना डालना चाहिए? एनी आंसर? यस भैया, हेलो। बताएं। ये डिपेंड करता है अपना हार्वेस्टिंग, मतलब हम लोग क्या साइज से प्रोडक्शन लेना चाहते हैं पर पीसेस। कहाँ है वैसे? मैं रायगढ़ महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र, वहाँ कितना कोई माछ चलता है? क्या सर? कोई? हाँ, कोई नहीं सर, कोई नहीं है, कोई कवई नहीं सर यहाँ पे चलता है। अच्छा, कोई ओके, कवई कोई नहीं कह रहा है। तो ये स्टॉकिंग डेंसिटी मतलब हम लोग 10,000 लीटर में सपोज हम लोग 500 kg प्रोडक्शन चाह रहे हैं। हाँ जी। ओके, और हम लोग बायोमास चाह रहे हैं कि पर पीसेस हम लोग 500 ग्राम। हाँ जी। ओके, तो हमारे स्टॉकिंग डेंसिटी 1000 रहेगा, प्लस जो मोर्टेलिटी रेट है 20% या 10%, उसमें प्लस रहेगा सर। तो कितना हुआ स्टॉकिंग डेंसिटी? 10,000 लीटर में 500 ग्राम? 10,000 में रहेगा सर 12,000 पीसेस। सॉरी, राइट 12,000 नहीं सर, 1200। 1200 क्यों? क्योंकि अगर बायोमास हम लोग चाह रहे हैं कि 500 kg हमें बायोमास चाहिए, और हम लोग पर पीसेस 500 ग्राम अगर हम लोग कर रहे हैं,
तो ये 1000 पीसेस का हमारा बायोमास होता है 500 केजी, सॉरी राइट 500 केजी, और 200 हम लोग एक्स्ट्रा डाल रहे हैं उसके मोर्टेलिटी के लिए। राइट राइट। तो मोर्टेलिटी अभी कितना होना चाहिए? मोर्टेलिटी उन्होंने 20% माना है। जो वही मिशोर 20% ही बोला है सर। हाँ, आपने 20% बताया। 20% क्या स्टैंडर्ड है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। 20% में आपका बिजनेस पुसाएगा? नहीं सर। तो कितना होना चाहिए? मोर्टेलिटी मैक्सिमम हमारा 10% मोर्टेलिटी हम लोग पकड़ के जा सकते हैं। जी जी। सो अगर आप बहुत अनुभवी है तो आप 500 ग्राम का मछली सोच सकते हैं, नहीं तो आपको कम सोचना होगा डेंसिटी। मैं बिल्कुल नया हूँ सर, मैं बिल्कुल नया हूँ, 4 महीने से सब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है ज्यादा, मैं बस ऐसे पूछ रहा हूँ। So, जो मैं कोई का जानता हूँ, मैं आपसे कोई का पूछना चाह रहा था। कोई का क्या है कि कोई काफी डेलिकेट फिश है, तो वो अगर आप बंगाल के तरफ जाते हैं तो वहाँ वो छोटे मछली खाते हैं, ठीक है। और अगर उत्तर भारत में आप आते हैं तो साइज सब कुछ का बड़ा होना चाहिए। तो कोई इसलिए भी नहीं पॉपुलर है कि उसमें कांटा होता है, और दूसरा है कि वो उसका साइज कम है। तो वो मछली का आपका कौन सा बाजार है और किस तरह का है, तो वो आपको देखने की जरूरत है। कोई का मार्केट रेट भी ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। ये है कि कोई हमें लगा कि 10,000 लीटर में आप मैक्सिमम 5,000 जा सकते हैं, मगर अगर आप कम शुरू कर रहे हैं तो अगर आप 3,000 से करें तो बेहतर है। क्योंकि जब मछली मरती है ना, बहुत आप परेशान होंगे और आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। डेंसिटी बढ़ने से, जैसा हमने कहा ना कि ट्रांसपोर्टेशन में भी जब जख्म होते हैं तो ये चांसेस है कि आपका बीमारी बहुत जल्दी से फैल जाए। तो इसलिए डेंसिटी के साथ बीमारी का, पानी का क्वालिटी का, ये सब संबंध रखता है। तो रिस्क अगर आप कम लेना चाहते हैं तो आप डेंसिटी कम रखें। ओवरफीडिंग भी एक समस्या है। हमें इसने गौतम राय साहब ने कहा कि 4 बार आप फीडिंग करें। फीडिंग के लिए ये बेहतर होगा कि आप, मेरा अपना राय है कि खुद ना बना करके कोई आप अच्छा कंपनी का लीजिए। कोई ऐरा गाया कंपनी का मत लीजिए, जो आपके हिसाब से अच्छा है, जो आपने पता किया है, आपके यहाँ खूब चलता हो और सही हो, वो आप लीजिए। और उसमें आपको एक फीडिंग चार्ट मिलेगा कि कौन सा मछली है और कितना ये है। तो एज अ थंब रूल, नॉर्मली आप 3 से 4 बार उसे खिलाएं और कम कम डोज में खिलाएं, और वो भी फैला करके खिलाएं कि टंकी के एक ही तरफ ना दें, चारों तरफ उसको बिखेर के दीजिए। इसने गौतम राय साहब ने ये भी कहा कि आप फीड को अगर गीला करके दे सकते हैं तो वो, या ट्रे में दे सकते हैं तो बेहतर है। कुछ जगह पे ट्रे इस्तेमाल होता है। अमूमन हिंदुस्तान में ट्रे का प्रैक्टिस कमी है। पानी नंबर 18, सर्कुलेशन, पानी में टंकी में पानी का सर्कुलेशन। तो ये जो है ऑक्सीजन जो है वो बुदबुदे से आती है ना, हम लोग बाहर से ऑक्सीजन वो फेंकते हैं। तो ये अगर आपका जो ऑक्सी ट्यूब है या स्टोन है, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अगर एक ही जगह पे है, तब आपका ये सर्कुलेशन नहीं होगा। तो आपके डेड पॉइंट्स होंगे जहां मछली को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन वो जो बुदबुदे हैं उसके आसपास ही होती है। दूसरा चीज मैं ये भी आपको बता दूं कि हमारे जो हवा है, जिसे हम एरिएशन से इसमें डाल रहे हैं टंकी में, इसमें क्या सिर्फ ऑक्सीजन ही है कि दूसरी चीज भी है? हेलो, या उसके अलावा सर हमारे टैंक में नाइट्रोजन भी जा रहा है सर। जी, और
ऑक्सीजन के साथ में अभी एक्चुअली हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन मतलब 78% नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन, वो बचा हुआ जो 1% है अदर गैसेस है, तो जो भी है वो पूरा हमारे एयर के साथ टैंक में जा रहा है। CO2 भी जा रहा है? जी हाँ, सब कुछ जा रहा है सर। तो मछली क्या पसंद करती है? मछली को क्या चाहिए? मछली ऑक्सीजन ही पसंद करती है, ऑक्सीजन चाहिए सर। हमारे जो बुदबुदे हैं उसमें सब कुछ जा रहा है, हाँ, प्योर ऑक्सीजन नहीं है। तो इसमें हम लोग शायद 2-3-4 दिन बाद में एक टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे कि जो सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई करती है। बट हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी हवा की सर्कुलेशन है वो जहां तक हो सके वो काफी फैला करके हो, ठीक है। मछली का स्ट्रेस साइंस क्या है? अगर कैसे आप समझेंगे कि मछली काफी क्या स्ट्रेस में है? स्ट्रेस का हिंदी क्या है? कंफ्यूजन में है, हाँ, तनाव में है। तनाव, हाँ, तो क्या कैसे समझेंगे कि तनाव में है? उसका बिहेवियर सर, मछली का जब बिहेवियर सब मतलब मच्छी सर ऊपर आके मतलब स्ट्रेस में रहती है, उसका मूवमेंट कम हो जाता है, खाना कम खाती है, या फिर नीचे जाके तले पे सतह पे वो चुपचाप बैठी रहती है। वो तो हमें ऊपर से दिखेगा नहीं सर, लेकिन उसका एक ये पार्ट ऑफ को रहता है। या फिर दूसरा होता है उसका ज्यादा उछलना वगैरह मछली का, जिसके कारण। और क्या होता है दूसरे लोग बताएंगे? और अब मूवमेंट जी, मूवमेंट। और भी क्या होता है? तो एक होता है उल्टा चलना, उल्टा तैरना, छलांग लगा करके बाहर निकलने की कोशिश करना, मुंह खो पानी में ऊपर आकर के मुंह खोल करके बैठे रहना, ये सब इसके स्ट्रेस साइंस है, ठीक है। तो आपके अगर मछली खाना नहीं उठा रही है, पहले खूब खाती थी अभी नहीं उठा रही है, तो उसका मतलब क्या होगा? पहले मछलियां खूब खाना खा रही थी अभी नहीं खा रही है, तो हम कैसे समझे कि हमें कुछ करने की जरूरत है तब? तो नॉर्मली आपका जब भी ये स्ट्रेस साइंस होगा तो आप इस समय आपको प्रिवेंशन लेने की जरूरत है, और आपको समझना होगा ये स्ट्रेस कहाँ से आ रही है। स्ट्रेस आपका पानी से आ सकता है, किसी बीमारी से आ सकता है। हमारे साथ ये भी हुआ कि किसी ने एक गंदा कपड़ा डाल दिया उसमें टंकी में, वो हमारे लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो गई, ठीक है। तो आपको ये पानी और टंकी हर समय देखते रहना होगा। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि मछली तो बीमार हो गई और उसको जो कुछ बीमार है कुछ सही है, तो मगर उसको भी वो वहीं छोड़ देते हैं बाकी लोगों के साथ, बाकी मछलियों के साथ। तो वो हमारे ख्याल से सही नहीं है, वो आपको अलग करना होगा, और आपको उसका इलाज के लिए उसको अलग से हॉस्पिटल टैंक, जो छोटा टैंक आप बना सकते हैं। कुछ लोग हापा टैंक भी बनाते हैं। आप प्लास्टिक शीट से एक गड्ढा बनाइए, उसमें प्लास्टिक शीट डाल दीजिए, वो आपका हापा टैंक या हॉस्पिटल टैंक के हिसाब से वो आपका काम कर सकता है। इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि अच्छा मछली और बीमार मछली को अलग करने की जरूरत है। जब भी आपका मछलियां मर रही हैं तब आप उस मछली को निकालें और उसका फोटो लीजिए, और
वो आप दूसरे जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप या दूसरे लोगों से शेयर कीजिए और कहें कि ये मछली क्यों बीमार पड़ रही है और उसके लक्षण बताएं। उसके साथ साथ आपको ये भी बताना होगा कि उसके पानी के टंकी में जो पैरामीटर्स है ना, टेम्परेचर कितना है, अमोनिया कितना है, नाइट्रेट कितना है, टीडीएस कितना है, वो भी अगर आप बता सकते हैं तो वो किसी को सलाह देने के लिए बेहतर हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। आप में से कोई जोड़ना चाहेंगे कुछ कि और भी क्या गलतियां करते हैं? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? जी सर जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एक और गलतियां हम में से बहुत लोग करते हैं कि हम प्रोडक्शन तो चालू कर देते हैं, पर हमको ये समझ में नहीं आता है कि बाजार कहाँ है। अगर आप मछली अगर आप हाइब्रिड मागुर से करते हैं तो जो कि आपको करना नहीं चाहिए, आप लोकल बाजार से आगे नहीं बढ़ सकते। और बायोफ्लॉक में अगर आप सस्ते मछली का उत्पादन करते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपका दुकान बहुत ज्यादा दिन चलेगा नहीं। तो इसलिए आपके यहाँ कौन सी मछली चलती है और आप कौन से बाजार के लिए तैयार कर रहे हैं, उसकी क्या कीमत मिलेगी, वो आप पहले से देख लीजिए। इसमें कुछ हाई वैल्यू मछली अगर आप कर सकते हैं तो आपके यहाँ फायदा होने के चांसेस ज्यादा है। तो हाई वैल्यू के लिए जैसा मैंने कोई बताया आपको, ये स्लो ग्रोथ है। सेंगी उससे भी स्लो ग्रोथ है। पैंगासियस काफी पॉपुलर है महाराष्ट्र में। इसमें लोगों ने ये भी कोशिश किया है, टैंगरा, मुरियल फिश भी बिहार में लोगों ने ट्राई किया है। वो सब आपके ज्यादा फायदेमंद है, मगर पहले आप जिसको बेचना चाहते हैं उससे बात कर लीजिए कि अगर आप ये उत्पादन करते हैं वो आपसे खरीदेंगे कि नहीं। और वो शायद आपको ये भी बता सकते हैं कि वो किस तरह के साइज के मछली ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग बहुत बड़े से शुरू करते हैं, एक ही साथ बहुत सारे टंकियां लगा देते हैं क्योंकि उनके पास पैसे हैं। खासकर हमारे बीच जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने जमीन कहीं से मुआवजा मिला या बेचा, तो उन्होंने सोचा कि इस तरह के बायोफ्लॉक ही करते हैं क्योंकि इसमें बहुत फायदे नजर आ रहा है। कुछ लोग लोन लेकर के भी शुरू करते हैं। तो मैं एक किस्सा जानता हूँ बिहार में, जिन्होंने अपना 5 लाख लगाया और 10 लाख बाजार से उधार लिया, वो भी बड़े सूद में। तो उनका चला नहीं और फिर उनको अपना शहर छोड़ के भागना पड़ा। तो आप जब तक आपका हुनर हासिल नहीं कर लेते तब तक आप इसे शुरू ना करें, बड़े से शुरू मत करें। ये मैं आपको बार बार कहूंगा, सब्सिडी मिले तब भी आप इससे बड़े से शुरू मत कीजिए। बायोफ्लॉक आसान नहीं है क्योंकि ये विज्ञान के बेसिस पे चलता है, ना कि आपके और मेरे मर्जी पे। तो जब तक आपके पास सफिशिएंट नॉलेज ना हो, आपके पास स्किल्स ना हो और आपके पॉकेट में काफी सारे पैसा ना हो और आप ये एकदम जी जान से नहीं लगते हैं, तो आपका सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है। मेरा अपना अनुमान है कि आपके पास अगर एक टंकी से आप शुरू करते हैं जिसका कीमत शायद अगर 10,000 लीटर से शुरू करते हैं तो आपका उसमें 30,000 लगेगा और बाकी आपका अटरम वटरम जो भी है वो भी और 30,000 या 40,000 के आसपास लगेगा। तो जितने भी आपका पैसा लगे उसका दुगना पैसा अपने पास रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होने की
चांसेस रहती है। जैसा मैंने कहा कि मुझे लगा कि बिजली यहाँ उपलब्ध होगी 18 घंटा, मगर मुझे मिला ही 8 घंटा से 12 घंटा। तो मुझे फिर डीजल जनरेटर का भी बंदोबस्त करना पड़ता है। तो ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो नया स्टार्टअप में होने की बहुत चांसेस है। मैंने ये भी आपको सलाह दी कि 30,000 लीटर से शुरू करें, और अगर आप 30,000 लीटर मैं अगर 2 रुपया पर लीटर का कॉस्ट मानता हूँ, तो आपका 60,000 रुपया तो उसी में चला जाएगा। तो इससे आपका ज्यादा भी लग सकता है आपके लोकेशन के ऊपर। तो आपका 2-3 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। कुछ लोग जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं या कंसल्टेंट्स हैं, ये आपको ये कह सकते हैं कि आप के पास आप मालामाल हो जाएंगे। मैंने काफी कोशिश की अलग अलग स्पीशीज लेकर के, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लेकर के, आपका जो रिटर्न है वो आपका 20 से 40% के आसपास ही होगा। अगर आप उस्ताद हैं तो आपका 40% के आसपास होगा। अगर आप कम उस्ताद हैं तो आपके पास 20% के आसपास होगा। तो इसमें अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए पैसे दे रहे हैं या दूसरे से शेयर कर रहे हैं, तो आपका वो उतना कम होगा। मेरे ख्याल से कोई भी बिजनेस में अगर आपका 20% का रिटर्न नहीं मिलता है तो वो बिजनेस शायद वो चैरिटी है, आपके लिए बिजनेस नहीं है। मतलब आप अपना परिवार का पालन पोषण शायद उससे आपको करना दिक्कत आ सकती है। बायोफ्लॉक हमारे विदेश में और खासकर जो श्रिम्प फार्मिंग में काफी एस्टेब्लिश्ड है। बट हम जिस तरह के स्पीशीज को हैंडल करते हैं, जैसा पापदा हो गया या टेंगड़ा हो गया, वहाँ उतना ज्यादा रिसर्च उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने बिजनेस के लिए कुछ यार दोस्त बनाए, कुछ साइंटिस्ट से राब्ता कीजिए, कुछ एक्सपर्ट से के संपर्क में भी रहिए। एक जो मेरा 28वां नंबर है वो इसमें मैंने लिखा नहीं, मैं क्योंकि डरता हूँ। इसमें फ्रॉड बहुत है। बहुत सारे केसेस हमने सुने हैं कि उन्होंने पैसे दिए किसी को, सामान उससे मंगवाया, उनका आधार कार्ड का नंबर लिया, पैन कार्ड का नंबर लिया, बैंक से पेमेंट भी किया, मगर आपको सामान नहीं मिला। फिर उन्होंने पुलिस में कंप्लेन किया, फिर भी उनको ये सामान उपलब्ध नहीं हुआ। ये मछली फीड के बारे में सुना हूँ, मछली जीरा जो है सीड, उसके बारे में सुना हूँ। और तो इससे आप कैसे बच सकते हैं, ये भी उसका एक ही तरीका है कि आप सिर्फ रिलायबल पार्टी से डील कीजिए, ना कि किसी के साथ भी। तो किसी और के रिकमेंडेशन, अगर जिन्होंने ये काम किया है और कुछ अनुभव है, उनके संपर्क में और उनके रिकमेंडेशन से करें। नहीं तो आपका पैसा शुरू में ही चोट लगने की संभावना काफी है।